नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आपके बीच में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हिंदी व्याकरण में विशिष्टता और विलक्षणता के लिए प्रयुक्त शब्द विशेषण के अर्थ से जाने जाते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मयंक शरारती लड़का है, तो यहाँ पर शरारती क्या है? विशेषण है। लड़का कैसा है? शरारती है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मयंक शरारती लड़का है। फिर है प्राविशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। जैसे मयंक बहुत शरारती लड़का है, तो मयंक क्या है? विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। बहुत क्या है? प्राविशेषण है। और शरारती क्या है? विशेषण है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं विशेषण के भेद कौन से हैं। भेद मतलब प्रकार। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। किसके आधार पर? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन सभी प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। पहले है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, दशा, गंध, दिशा, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, वीर, कायर, महान, गोरा, काला आदि। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नवत हैं। सबसे पहले है गुण दोष बोधक। अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा। ये किस प्रकार के विशेषण हैं? गुण दोष बोधक। फिर है रंग बोधक। रंग बोधक में क्या है? जहाँ पर हमें रंगों की जानकारी मिले। काला, पीला, नीला, हरा, लाल, चमकीला, गुलाबी आदि। फिर है आकार बोधक। आकार मतलब जिसके स्वरूप का बोध हो। छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, चौकोर आदि। उसके बाद है स्वाद बोधक। खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन आदि। स्पर्श बोधक। कठोर, नरम, कोमल, चिकना आदि। यानी जब आप स्पर्श करोगे किसी वस्तु को तभी आपको पता चलेगा कि ये वस्तु कठोर है या नरम है, कोमल है या चिकनी है आदि। फिर है गंध बोधक। सुगंधित है कि दुर्गंधपूर्ण है, खुशबूदार है या बदबूदार है। ये सब किस प्रकार के विशेषण हैं? गंध बोधक। उसके उपरांत है दिशा बोधक, यानी उत्तरी दिशा है कि पूर्वी दिशा है, पश्चिमी है, दक्षिणी है। तो इन सभी का हम ज्ञान दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण से प्राप्त करेंगे। उसके उपरांत है दशा बोधक। नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार, रोगी, ये सब क्या है? दशा बोधक है। फिर है अवस्था बोधक। अवस्था में क्या है? युवा, बूढ़ा, प्रौढ़, तरुण। फिर उसके उपरांत है स्थान बोधक। देशी है कि विदेशी है कि बाहरी है कि ग्रामीण है कि भारतीय है। फिर है काल बोधक। काल मतलब होता है समय। आधुनिक है कि प्राचीन है, ताज़ा है या पुराना है आदि। उसके बाद में है संख्यावाचक विशेषण। प्रमुख भेद है संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। जो शब्द
संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक कुर्सी, दो आदमी, चार फूल, पांच वृक्ष आदि। तो ये क्या है? कुर्सी की एक संख्या है, आदमी की दो संख्या है, फूल की चार संख्या है, वृक्ष की पांच संख्या है। संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के प्रमुखता से दो भेद हैं। अब ये दो भेद कौन कौन से हैं? पहला है निश्चित संख्यावाचक, यानी जहां पर संख्या निश्चित होती है। फिर उसके बाद में है अनिश्चित संख्यावाचक, यानी जहां पर कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम समझते हैं। जिन विशेषणों से विशेष की निश्चित संख्या की सूचना मिलती है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला लड़का, चार मीनार, 100 वर्ष। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गणनावाचक विशेषण। जो शब्द वस्तुओं की गणना अर्थात गिनती का बोध कराते हैं, उन्हें गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 7 ऋषि, 9 रस, 10 लक्ष्मण आदि। गणनावाचक विशेषण शब्दों और अंकों दोनों रूपों में लिखे जाते हैं। जैसे 8 या 8 अजूबे, 10 या 10 पेंसिलें। संवत 2076, सन 2019, दिनांक 28 आदि शब्द अंकों में लिखे जाते हैं। फिर उसके उपरांत है क्रमवाचक विशेषण। जो शब्द क्रम से गणना का बोध कराते हैं, उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहली लड़की, दूसरा स्थान, चौथा स्तंभ। तो ये क्या है? क्रम का बोध कराते हैं। फिर है आवृत्तिवाचक विशेषण। जो शब्द एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिकता को दर्शाते हैं, और वो अधिकता कैसी होती है? अनुपात में होती है, उन्हें आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गुना, 2 गुना पानी, चौगुना, 10 गुना भीड़ आदि। फिर उसके बाद है समुदायवाचक विशेषण। जो शब्द संख्या के समुदाय का बोध कराते हैं, समुदाय मतलब एक विशेष प्रकार के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। दोनों भाई, 3 बहनें, आठों पहर, दशों दिशाएं आदि। फिर है प्रत्येक वाचक विशेषण। जो शब्द अनेक वस्तुओं में से हर एक या प्रत्येक का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्येक वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक सदस्य, हर एक देशवासी, हर एक व्यक्ति आदि। इसे विभाग बोधक विशेषण भी कहते हैं। फिर ये तो बात हो गई निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी अनिश्चित में क्या होता है? इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे कुछ, कई, काफी, थोड़े आदि। तो ये सब क्या है? किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। जैसे कुछ रुपए दे दो, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितने रुपए देने हैं। वहाँ कई लड़के खड़े हैं, कितने लड़के खड़े हैं ये कोई निश्चित नहीं है। थोड़े आप लाओ, थोड़े कोई निश्चित नहीं है। उसने काफ़ी कपड़े खरीदे, तो काफ़ी कपड़े खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं ये कोई पता जता नहीं है। इसलिए इन सबको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद में है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप तौल संबंधी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो कि परिमाण का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। इसलिए इसको परिमाणवाचक कहते हैं। तो यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चीनी, तो यानी क्या है? इसको माप तौल से संबंधित करते हैं। 1 लीटर दूध, ये भी माप तौल है।
सारा देश, कितना देश है? सारा देश। 10 मीटर कपड़ा। तो ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, यानी इसमें किसी मात्रा का बोध होगा, मापतौल पाई जाएगी। फिर है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक मन चावल, तो ये क्या है? यहाँ पर एक मन जो है चावल निश्चित है। 2 बोरी गेहूं, तो यानी 2 बोरियां क्या है? निश्चित है। लोटा भर पानी, यानी लोटा भर जो है वो निश्चित है। 1 पाव घी, तो पाव क्या है? निश्चित है। आधा किलो चीनी, आधा किलो क्या है? निश्चित है। इसलिए इसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी जहां पर मात्रा को निश्चित कर दिया जाता है कि कितना क्या हमें देना है या लेना है। फिर है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी अनिश्चित में क्या है? जो मात्रा होगी वो निश्चित नहीं होगी। जैसे थोड़ा दूध, ज़्यादा चीनी, बहुत सोना, अधिक धन, जरा हल्का, मन भर गेहूँ, पेट भर भोजन। तो यहाँ क्या है? थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक, जरा, मन भर, पेट भर, ये सब क्या है? अनिश्चित है। फिर संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है, अब हम जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? उसके पास बहुत पेंसिलें हैं, गणनीय। और परिमाणवाचक में क्या है? टंकी में बहुत पानी है, यानी कैसा है? ये अगणनीय है। अरविंद के पास पर्याप्त रुपया है, मेहमानों के लिए पर्याप्त भोजन है। फिर है अगला जो सर्वनाम का भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, वैसा, वैसी आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम है और सर्वनाम से विशेषण का काम करते हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की मेरे साथ पढ़ती है, तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। वो घर मयंक का है, तो इसमें वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। फिर उसके बाद में सर्वनाम विशेषण और सार्वनामिक विशेषण में अंतर को देखते हैं। सर्वनाम वो पढ़ रहा है, सार्वनामिक विशेषण क्या बनेगा? यह लड़का पढ़ रहा है। कोई गा रहा है, सार्वनामिक विशेषण क्या बनेगा? कोई व्यक्ति गा रहा है। तुलनात्मक विशेषण, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में गुण दोष की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, इसे तुलना करके जाना जाता है। तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं हैं। एक है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था। यह भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि तुलना के आधार पर विशेषण के कितनी भेद हैं या कितनी अवस्थाएं हैं। तो 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था है, दूसरी उत्तरावस्था है, तीसरी उत्तमावस्था है। अब सबसे पहले हम जानेंगे मूलावस्था। यह विशेषण का मूल रूप है, इसीलिए इसको मूलावस्था कहते हैं। इसमें सामान्य रूप से किसी एक वस्तु के या व्यक्ति के गुण दोष का उल्लेख किया जाता है, तुलना नहीं होती है। जैसे गुलाब एक सुंदर पुष्प है, विनीता विदुषी है। फिर है उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की परस्पर तुलना की जाती है। एक की कम या अधिक विशेषता बताकर दूसरे से तुलना होती है। जैसे मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से अधिक साफ सुथरी है। तो यहाँ पर क्या है? तुलना की जा रही है 2 वस्तुओं में। सुरेश मनीष से कहीं अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पर क्या है? सुरेश और मनीष में तुलना की जा रही है। फिर है
उत्तमा अवस्था, इसमें एक व्यक्ति या वस्तु को अन्यों से श्रेष्ठ बताया जाता है। भाई उत्तम आप कैसे बताएंगे? जब वो किसी से श्रेष्ठ होगा कोई, तभी आप बताएंगे कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम कार्य करता है। जैसे एवरेस्ट उच्चतम पर्वत शिखर है, तो यानी क्या है, एवरेस्ट की अन्य पर्वत शिखरों से तुलना की जा रही है और श्रेष्ठ बताया जा रहा है। गंगा पवित्रतम नदी है, तो यानी क्या है, अन्य नदियों से गंगा को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। यह सबसे अच्छी पुस्तक है, तो ये पुस्तक क्या है, अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। हिंदी में उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का बोध कराने के लिए तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे विशेषण की तीनों अवस्थाओं का आपस में तालमेल। मूलावस्था में क्या है, अधिक। उत्तरावस्था में क्या बनेगा, अधिकतर। अभी आपको बताया गया कि तर और तम का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में विशेषण की अवस्थाएं बनती हैं। तो अधिक मूलावस्था है, अधिकतर उत्तरावस्था है और अधिकतम उत्तमावस्था है। उच्च मूलावस्था है, उच्चतर उत्तरावस्था है और उच्चतम उत्तमावस्था है। ऐसे ही निम्न है, निम्नतर उत्तरावस्था है, निम्नतम उत्तमावस्था है। फिर है लघु, ये क्या है, मूलावस्था, और लघुतर उत्तरावस्था, लघुतम उत्तमावस्था। फिर है तीव्र, तीव्र मूलावस्था है, तीव्रतर उत्तरावस्था है और तीव्रतम उत्तमावस्था है। फिर है गुरु, गुरु मूलावस्था है, गुरुतर उत्तरावस्था है और गुरुतम ये उत्तमावस्था है। फिर है सूक्ष्म, ये मूलावस्था है, सूक्ष्मतर उत्तरावस्था है, सूक्ष्मतम उत्तमावस्था है। फिर है दृढ़, मूलावस्था है, दृढ़तर उत्तरावस्था है और दृढ़तम उत्तमावस्था है। फिर है न्यून, मूलावस्था है, न्यूनतर उत्तरावस्था है और न्यूनतम उत्तमावस्था है। फिर है स्थूल, मूलावस्था, स्थूलतर उत्तरावस्था और स्थूलतम उत्तमावस्था। प्रिय मूलावस्था है, प्रियतर उत्तरावस्था है और प्रियतम उत्तमावस्था है। फिर है स्वच्छ, मूलावस्था, स्वच्छतर उत्तरावस्था और स्वच्छतम उत्तमावस्था है। फिर है गंभीरतम, ये क्या है, गंभीर बनेगा यहाँ पर, मूलावस्था है और गंभीरतर उत्तरावस्था है और गंभीरतम उत्तमावस्था है। हिंदी में विशेषणों की तुलनात्मक विशेषता प्रकट करने के लिए से कम से ज़्यादा, से अधिक, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़कर आदि शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मोहन रमेश से ज़्यादा परिश्रमी है, तो यहाँ पर क्या है, से ज़्यादा शब्द का प्रयोग किया गया है। राम से बढ़कर सज्जन कोई नहीं है, यहाँ पर क्या है, से बढ़कर आया है। फिर है विशेषणों की रचना। रचना की दृष्टि से विशेषण के दो रूप होते हैं। आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि रचना की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है, दो भेद होते हैं। पहला है मूल विशेषण और दूसरा है व्युत्पन्न विशेषण। मूल विशेषण क्या है, जो शब्द अपनी उत्पत्ति से ही विशेषण हैं उन्हें मूल या अभिकारी विशेषण कहते हैं। यानी जिनकी उत्पत्ति हुई है वो वहाँ पर भी विशेषण है, जैसे भत्ता, बुरा, ऊंचा, मोटा आदि। फिर है व्युत्पन्न विशेषण। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय में उपसर्ग या प्रत्यय को जोड़कर की जाती है, उन्हें व्युत्पन्न या विकारी विशेषण कहते हैं। यानी जैसे उपसर्ग से बनाए जाते हैं, डर में नी उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, निडर। वान में बल उपसर्ग लगा दिया, नहीं, बल शब्द में वान प्रत्यय लगा दिया तो बन गया बलवान। फिर उसके बाद में संज्ञा से विशेषण की रचना हम कैसे करते हैं। संज्ञा शब्द है अंकुर, विशेषण बना अंकुरित। संज्ञा शब्द है अंत, विशेषण बना अंतिम। अग्नि, अग्नि से विशेषण बना आग्नेय।
अनुकरण से विशेषण बना अनुकरणीय, क्लेश से विशेषण बना क्लिष्ट, क्षेत्र से विशेषण बना क्षेत्रीय, खून से विशेषण बना खूनी, अंचल से विशेषण बना आंचलिक, अंतर से बना आंतरिक, अधिकार से बना आधिकारिक, क्रोध से बना है क्रोधित या क्रोधी, क्षण से बना है क्षणिक, खंड से बनता है खंडित, ग्राम से बनता है ग्रामीण। सर्वनाम से कैसे हम विशेषण की रचना करते हैं? सर्वनाम है यह, विशेषण बना ऐसा, सर्वनाम है वह, विशेषण बना वैसा, सर्वनाम है जो, विशेषण बना जैसा, सर्वनाम है तुम, विशेषण बना तुम सा। क्रिया से कैसे विशेषण की रचना होती है? क्रिया शब्द है चलना, विशेषण बना चालू, लड़ना क्रिया से बना विशेषण लड़ाकू, टिकना क्रिया से विशेषण बना टिकाऊ, बेचना क्रिया से विशेषण बना बिकाऊ। अब अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना कैसे होती है? अव्यय का मतलब होता है जो विकारी शब्द होते हैं। अव्यय है ऊपर, विशेषण बना ऊपरी, अव्यय है पीछे, विशेषण बना पिछला, अव्यय है आगे, विशेषण बना अगला, अव्यय है बाहर, विशेषण बना बाहरी। कुछ ध्यान करने योग्य इस विशेषण में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। विशेषण के लिंग, वचन और कारक विशेष्य के समान होते हैं, जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के। आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग होने पर ईकारांत हो जाते हैं, जैसे अच्छा अच्छी, लड़का लड़की। पुल्लिंग आकारांत का अंतिम आ एक वचन छोड़कर शेष में बहुवचन ए हो जाता है, जैसे लड़के अच्छे। प्रविशेषण शब्द भी विशेषण ही होता है, जैसे बहुत अच्छे, तो अच्छे विशेषण है और बहुत क्या है? प्रविशेषण है। जैसे आपसे कहा जाए कि यह गाय बहुत काली है, तो काली क्या है? विशेषण है, और बहुत क्या है? प्रविशेषण है। विशेषण और भाववाचक संज्ञा दोनों ही किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के गुण दोष तथा अन्य विशेषताओं में समान प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। यानी विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है? विशेषण संज्ञा सर्वनाम के साथ सीधे जुड़ते हैं, जैसे घना वृक्ष, ऊंचा पर्वत, नीला आकाश। भाववाचक संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ सीधी नहीं जुड़ती, इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे वृक्ष का घनापन, पर्वत की ऊंचाई, आकाश का नीलापन। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का पता लगाने के लिए कैसा कैसी प्रश्न किए जाते हैं, जैसे वह चतुर है, वो कैसा है? चतुर विशेषण है। वाक्य में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा का पता लगाने के लिए क्या प्रश्न किया जाता है, जैसे उसकी चतुराई पकड़ी गई। क्या पकड़ी गई? चतुराई पकड़ी गई। तो चतुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और इसमें चतुर क्या है? विशेषण है। यानी चतुर विशेषण से चतुराई भाववाचक संज्ञा निर्मित हो जाती है। तो दोस्तों, आज आपने व्याकरण भाग के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विशेषण को समझा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया अपने दोस्तों में लाइक शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाएं आपको निरंतर समय पर प्राप्त होती रहें। और अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, आपको कैसी वीडियो चाहिए, ताकि हम और आगे सुधार के साथ आपको कक्षा दे सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।